गांधी जो किसी राजसत्ता से अपने को नहीं जोड़े रखना चाहते थे, उनकी विरासत क्या हो सकती थी? एक फ़कीर की विरासत क्या होती है? एक क्रांतिकारी की विरासत क्या होती है? एक विद्रोही की विरासत क्या होती है? इसी अर्थ में हमें गांधी की विरासत को समझना चाहिए, और जिसका तात्पर्य यह होता है कि जो काम वो करने जा रहे थे, कर रहे थे, करना चाहते थे, जो अधूरा छूट गया, उसे पूरा करना उनकी तरफ से हम विरासत है कि क्या हम उस अधूरे छूट गए काम को पूरा कर सकेंगे। तो विरासत में उन्होंने एक अधूरा छूटा गया काम हमको दिया। अगर हम ये मानते हैं कि हाँ वो हमारे पूर्वज हैं और हमें कुछ विरासत में उन्होंने दिया है, तो वो एक अधूरा छूटा हुआ काम है जो हमें करना था। और लोकतंत्र के संदर्भ में अगर हम देखें तो अधूरा छूटा हुआ काम क्या था? लोकतंत्र तो स्थापित हो गया, कह सकते हैं, लेकिन क्या ये वही लोकतंत्र है जो गांधी स्थापित करना चाहते थे, जिसको वो सौंपना चाहते थे हमें? क्योंकि यह लोकतंत्र उनके लिए वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र नहीं था। वो एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके माध्यम से हम वास्तविक लोकतंत्र तक आसानी से थोड़ा पहुंच सकते थे। एक विदेशी राज्य के मुकाबले में एक स्वदेशी राज्य और उसकी प्रक्रियाओं के माध्यम से हम धीमे धीमे उस लोकतंत्र तक पहुंच सकते थे जो गांधी चाहते थे। गांधी ने उस लोकतंत्र का नाम दिया स्वराज। स्वराज का तात्पर्य कोई अंग्रेजी शासन से मुक्ति मात्र नहीं था, वो एक पहला कदम था उस स्वराज की ओर जो गांधी चाहते थे। इस स्वराज की वो परिभाषा भी करते हैं, जिससे आपके सामने स्पष्ट होगा कि जिसे हम लोकतंत्र मान रहे हैं उसे वो लोकतंत्र क्यों नहीं मान रहे थे। और इसीलिए गांधी कहते भी हैं कि स्टेट इज एन ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस। राज्य एक संगठित हिंसा का नाम है, क्योंकि अंततः उसकी प्रभुसत्ता हिंसा पर टिकी होती है, चाहे वह हिंसा हमारे द्वारा समर्थित हिंसा भी क्यों न हो, जैसा कि अक्सर हम मान लेते हैं कि। और इसीलिए संसदीय प्रणाली को, संसदीय लोकतंत्र को वो वास्तविक अहिंसक लोकतंत्र नहीं मानते। संसद के बारे में ब्रिटिश संसद के संदर्भ में जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है उसको यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी मानते हैं कि किसी भी प्रकार का केंद्रीकरण अहिंसक संरचना के साथ में मेल नहीं खाता है। और इसलिए ये भी कहते हैं कि जो लोकतांत्रिक राज्य हैं, यानी संसदीय लोकतंत्र को मानने वाले जो राज्य हैं, उन्हें या तो खुल्लम खुल्ला टोटलिटेरियन हो जाना होगा, यानी सर्वसत्तात्मक हो जाना होगा, और या फिर उनको पूरा अहिंसक हो जाना होगा। ये बीच का रास्ता नहीं चल सकता है, जिसके अंतर्गत हम ये मानते हैं कि औपचारिक रूप से हम लोकतंत्र हैं, लेकिन सारी सत्ता एक जगह पर केंद्रित हो जाती है। जहाँ सत्ता केंद्रित हो जाती है वहाँ लोकतंत्र नहीं रहता। लेनिन ने जब नारा दिया था सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी का, तो खुद यूरोप के ही विचारक हंसे थे कि ये कैसे हो सकता है, डेमोक्रेसी सेंट्रलाइज्ड कैसे हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि धीमे धीमे सभी देशों में लोकतंत्र के नाम पर एक केंद्रीकरण विकसित हुआ है, और ये केंद्रीकरण हमारे यहाँ भी विकसित हुआ और हो रहा है। तो राज्य की शक्ति में निरंतर वृद्धि होना लोकतंत्र के हित में नहीं है, ये गांधी हमें स्पष्ट रूप से समझाते हैं। तो पहली विरासत जो मैं समझता हूँ कि गांधी हमें सौंपते हैं, वो है इस अधूरे छूटे गए काम को जिसे वो करना चाहते थे पूरा करने का प्रयत्न करना। तो ये स्वराज का लक्ष्य वो हमारी विरासत में था, वो उन्होंने हमें सौंपा जो उनसे अधूरा छूट गया था। लेकिन लगातार जैसे वो प्राप्त करना चाहते थे, हम कहाँ तक उस दिशा में बढ़ पाए हैं ये तो आपके तय करने की बात है। गांधी जो हमें कह रहे हैं वो आपको विरासत में अधिकार नहीं दे रहे हैं, दूसरों के अधिकारों को बचाने के लिए आपका कर्तव्य क्या है ये दे रहे हैं। अभी जो भजन सुनाया गया, पीड़ पराई जाने रे,
वो गांधी का वो पीठ पराई है, वो उन्हीं की पीठ है, क्योंकि गांधी क्या पराया कोई है नहीं। आत्म और पर में वहाँ कोई भेद नहीं। सत्याग्रह का भी मूल इसी चीज़ में है। कई बार हमारे मित्र उनको दबाव मान लेते हैं कि एक प्रकार की हिंसा हो जाती है उसमें। मैं मानता हूँ कि वो आत्म के ही दो रूप हैं, और इसलिए अगर आत्म का एक रूप कुछ गलत कर रहा है तो उसे समझाना, उसका हृदय परिवर्तन करना, ये मेरा कर्तव्य है। तो इसलिए गांधी हमें कुछ कर्तव्य सौंपते हैं अन्य के अधिकार को बचाने के लिए। कर्तव्य का तात्पर्य होता है दूसरे के अधिकार की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहना, वही कर्तव्य है। और ये कर्तव्य, तो मेरा जो कर्तव्य है दूसरे का मुझ पर अधिकार है। और कर्तव्य और अधिकार में एक बुनियादी फर्क हमें समझ लेना चाहिए कि अधिकार आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, पर कर्तव्य आप छोड़ नहीं सकते हैं, आप उससे बंधे हैं। मैं चाहूँ तो अपने पिता की विरासत छोड़ सकता हूँ कि नहीं मुझे ये मकान नहीं चाहिए, मुझे उनका पैसा नहीं चाहिए, लेकिन बीमारी में उनकी सेवा करने का जो मेरा कर्तव्य है उसे मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। ये हक मुझे नहीं है किसी भी स्थिति में। तो कर्तव्य कभी छोड़ा नहीं जा सकता है। 28 अप्रैल 1933 की आधी रात को गांधी को एक आवाज़ सुनाई पड़ी, और वो आवाज़ थी कि तू उपवास कर। 8 से 29 मई तक गांधी ने ये 21 दिन का अनशन किया। अब इस पर आप गौर करें कि जब गांधी ने आमरण अनशन किया था तो 19 सितंबर को, आमरण अनशन 20 को शुरू हो रहा है, तो 19 की रात को उन्होंने टैगोर को एक छोटी सी चिट्ठी लिखी। माय डियर गुरुदेव, आई एम एम्बार्किंग ऑन दिस, एंड इफ यू डीम इट राइट, ब्लेस माय फास्ट। इससे पहले कि गांधी की चिट्ठी टैगोर को पहुंचे, टैगोर एक लंबा स्टेटमेंट गांधी के इस उपवास के पक्ष में दे चुके थे। वो इतना मार्मिक है टैगोर का जो संदेश है गांधी को, और उस संदेश में टैगोर कहते हैं कि ऐसे समय आते हैं जब आदमी को अपनी जान दांव पर लगा देनी चाहिए। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं करता हूं कि अंग्रेज़ी सरकार आपका ख्याल रखेगी, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि इस देश के लोग इस उपवास को इसकी तार्किक परिणति पर नहीं पहुंचने देंगे। मतलब ये कि आपकी जान चली जाए, इस परिणति तक लोग नहीं पहुंचने देंगे, और होता भी वही है। टैगोर इससे ही संतुष्ट नहीं है कि टेलीग्राम भेज दें, वो खुद पूना पहुंच जाते हैं। और इत्तेफाक की बात है कि जिस दिन टैगोर पूना पहुंचते हैं जेल, उसी दिन गांधी का उपवास टूटना है। गांधी एक चारपाई पर लेटे हुए हैं और टैगोर उनके सीने में सर रख के फपक के रोने लगते हैं। फिर जब अनशन टूटता है तो टैगोर अपना एक पद भी गा के सुनाते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपको ये समझना चाहिए कि आपका जीवन अमूल्य है, आपकी हमें ज़रूरत है, और आपके अपने जीवन पर केवल आपका अपना अधिकार नहीं है। सीधी बात यह है कि टैगोर डज नॉट ब्लेस दिस 21 डे फास्ट। 29 मई को गांधी का अनशन उपवास समाप्त होता है। टैगोर बहुत रिलीव्ड हैं और एक संदेशा भेजते हैं। अब यहाँ तक स्थिति एक है कि आप देख सकते हैं कि टैगोर कह न रहे हों, लेकिन अंदर कहीं न कहीं बगैर कहे
वो परेशान हैं पूना पैक्ट से। गांधी जी के कर्म को आप देखिए तो लगेगा कि क्या बात है ये। इसीलिए कृपलानी जी कहते हैं कि उनका सारा जोर इस बात पर था। उनका चिंतन एक क्रिएटिव, अभी कहानी या कविता में ही थोड़ी क्रिएटिव हुआ जाता है, क्रिएटिव होने के और भी लक्षण होते हैं। वो उस लक्षणों के अनुसार गांधी जी एक क्रिएटिव आदमी थे, आइडियोलॉग नहीं थे। आज हम जिन लोगों का नंगा नाच देख रहे हैं हिंदी साहित्य में भी और जगह में भी, जिनको कोई सेंस ही नहीं है, कोई मतलब, तो ये जो है महात्मा गांधी ने 25 बार कहा है ये। मेरे पास कोई संदेश नहीं है, मेरी कोई गांधीवाद, कृपया गांधीवाद शब्द का प्रयोग करना बंद करें। गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने पीछे अपना कोई संप्रदाय छोड़ के जाऊं। है किसी आइडियोलॉग में ये कहने की हिम्मत? बड़े से बड़ा आइडियोलॉग भी नहीं कह सकता ऐसा। इसलिए कि इस बात के प्रमाण हैं सैकड़ों कि गांधी जी ने जिस पर असर जो भी असर में आया, उन्होंने उसको अपने एक तरफ महाजिद्दी, दूसरी तरफ ऐसी उनकी खासियत है उनके व्यक्तित्व की कि ये कृपलानी ने ही नहीं, सैकड़ों और लोगों ने भी नोट किया इस बात को। आपके साहित्यकार सबसे बड़े जिन्होंने जो गांधी से प्रभावित हुए, गांधीवादी कहना तो उनका अपमान करना होगा, बहुत छोटी बात है गांधीवादी होना, कई हो जाते हैं, लेकिन जिसने उस दर्द को सच में जिया है और साहित्य में व्यक्त किया उसको, ऐसे जैनेंद्र कुमार, सब लोग यही कहते हैं कि गांधी जी जिस पर प्रभाव डालते थे, जो उनके संपर्क में आता थे, उसे अपनी विलक्षणता में मुक्त कर देते थे। यानी उन्हें ये बार बार वो लिखते। एक दिन जवाहरलाल के बारे में भी वही भाषा उपयोग की है उन्होंने जो जयप्रकाश के बारे में। मुझे पक्का विश्वास है कि एक दिन जवाहरलाल मेरी बात मानेगा, मुझे पक्का विश्वास है कि दिन जयप्रकाश में। किस बात पर विश्वास है आपको? क्यों विश्वास है? ये क्या स्रोत है इसका? ये क्या चीज़ है? इस बात को आज समझने की ज़रूरत है।